चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन नीट 2025 फिजिक्स पेपर। ऑब्वियसली आई विल नॉट बी टेकिंग द होल सॉल्यूशन पार्ट, पूरा पेपर सॉल्व करने नहीं बैठ जाएंगे बिकॉज अभी वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कहीं ना कहीं किसी फॉर्मूले में क्या मिस्टेक आपको लगी या क्या गलती आपसे हो गई जो सही आंसर हो सकता था, वो बेसिक बातें बहुत जल्दी से लेंगे, बहुत जल्दी ओवरव्यू लेंगे इसका, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एंड द ओवरऑल व्यू ऑफ द पेपर वॉज बिट डिफिकल्ट। फिजिक्स का पेपर जो था वो डिफिकल्ट है और जो आपका जो मार्क्स की एक्सपेक्टेशन है ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे जाने वाली हैं। पेपर लेंदी था बिकॉज एज यू कैन सी नीट का पेपर इस तरह से होता है जहां पर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वहां पर आप टाइम बचाते हैं, देन यू यूटिलाइज दैट टाइम इन सॉल्विंग फिजिक्स। बट वही चीज प्रॉब्लम हुआ कि पूरा पेपर अगर आपका लेंदी है तो वहां वाला पोर्शन तो ऑब्वियस ही बात है कि थोड़ा बहुत आपका जाएगा ही, ठीक है, क्योंकि टाइम आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे। फिर आप फिजिक्स पे आएंगे और आप अगर पैनिक करेंगे कि आप सीक्वेंस में हर एक क्वेश्चन को उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आपको फील होगी इस पेपर में, बिकॉज जो आपका लैंग्वेज था वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ चीजें दी हुई हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमाने के लिए डाले हैं और वो हर पेज पे इक्का दुक्का है, तो ऑब्वियसली बात है वो लास्ट में उठाने वाले थे, बट अगर पहले कर लिया तो आखिरी में आप पैनिक करने लग जाएंगे। तो डोंट वरी, ये सिचुएशन सबके साथ हुई होगी, सिर्फ आप अकेले नहीं है जिसको ये पर्टिकुलर चीज झेलनी पड़ी होगी। जल्दी से पेपर का एक बार सॉल्यूशन मतलब आंसर की देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें है जिसका सॉल्यूशन मैं अलग से पोस्ट करूंगा बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। उसको डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन मतलब तरीके से भी करने की कोशिश की, बट मतलब जो उसका पैटर्न था वो पूरा मैथमेटिकल है तो उसको अलग से देखेंगे। चलिए, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो सर्किट दिया हुआ है ये पूछा है द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। तो करंट पूछा तो ऑब्वियसली बात है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। इसको जब सॉल्व किया तो जो वैल्यू रेजिस्टेंस की आई दैट वाज 10 ओम एंड जो करंट यहां पर आया है वो है 0.5 एम्पियर, ठीक है। 10 ओम उसका रेजिस्टेंस एंड 0.5 एम्पियर आपका जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन अपने को दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है c, ठीक है। तो हम E इज इक्वल टू बी टाइम सी का जो रिजल्ट है उसको अगर यूज करें तो B होगा E बाई बी देख लीजिए ये इसके बराबर है। तो उससे हमने जब सॉल्व किया तो वैल्यू मिली 2 × 10⁻⁷, बट दो ऑप्शन दिख रहे हैं। सेकंड ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड Z में है, जो वेव है वो X में जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बचा ऑप्शन क्या है Y, इसलिए सेकंड ऑप्शन वॉज टेकन, ठीक है। और फेज डिफरेंस 0 होता है E और B में, इसलिए ये पॉइंट। चलिए तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सेकंड, ठीक। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे ये बोला है पाइप है अपने पास फंडामेंटल जो दोनों साइड से ओपन थी, उसको उठा के हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर कंटेनर है जहां पे पानी था और हाफ फिल कर दिया। अब डिफरेंस ये है कि जब पूरा पाइप ओपन हो और फिल्ड होता है तो एक जगह पे बाय 4L का रिजल्ट आता है और एक जगह पे बाय 2L का रिजल्ट आता है। तो आप उस रिजल्ट को जब यूज करेंगे, इस पॉइंट को अगर देखें तो यहां पे आपको पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, बिकॉज जो रिमेनिंग लेंथ है वो तो हाफ हुई ही, लेकिन साथ ही साथ जो वेव पैटर्न बन रहा है वो भी हाफ हो गया, ठीक। तो इसीलिए दोनों के इंपैक्ट की वजह से आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहने वाला है। आंसर विल बी थर्ड वन। चलिए नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन है जहां पे वो इस तरह की एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया गया है जहां वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है। तो अपने को बोला है कि भाई E और B का ऑप्शन देख लेते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे E इज पैरेलल, नो वी नो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में E और B परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऑप्शन या तो सेकंड या थर्ड करेक्ट होगा। बट जब उस वैल्यू को निकाला तो अगर आप वही जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया E इज इक्वल टू VB वाला रिलेशन जो होता है, E इज इक्वल टू कौन सा भाई? VB वाला जो रिलेशन होता है, उसमें अगर आप V की जगह पे सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट की स्पीड रख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी एंड यू विल बी गेटिंग द ऑप्शन सेकंड। बट अगर आप ध्यान देंगे कि इसकी स्पीड है c/100 यानी स्पीड ऑफ लाइट बाय 100, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा थर्ड। तो इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पे आ जाइए। फिफ्थ वाले में आप देखेंगे सिंपल है, पावर ऐड होती है, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है, इसलिए अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। यहां पे हमें क्या बोला है? द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट बोला है। हम ये नो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? I × A होता है। तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं M1/A जो M1/M2 का रेशियो है वो A1/A2 के बराबर होगा एंड दैट विल बी R1² उसी बेसिस पे अपने ने जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकाल लिया। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कौन सा है? सेकंड वाला। उसके बाद है सेवेंथ वाला, उसमें क्या करना है? तो वी हैव टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर CD, और वो फाइंड करने के लिए अपन ने क्या किया है, एक बैटरी यहां पर कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। एक बैटरी यहां पर ध्यान से देखना कनेक्ट कर रखी है और C से D जो है वो अपना यहां पे करंट फ्लो कर रहा है। अब आप नोटिस करेंगे जो
किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, वो ये जो आपको सी और डी वाले पॉइंट दिख रहे हैं, यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सी और डी वाले पे अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे और फिर किरचॉफ का जो अपना जंक्शन रूल है उसको लगाया हमने और एक्स की वैल्यू यानी वो जो पॉइंट का पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर लिया। इससे देखा कि भाई इस वाले जो 1 एम्पियर वाला ऊपर वाला है वहां पे 18 एम्पियर करंट आ रहा है और जो उसके बाद वाला 2 एम्पियर वाला है वहां पे 16 जा रहा है, यानी ऑब्वियस सी बात है 2 एम्पियर करंट सी से डी चला गया होगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी चेक किया ताकि पता चल जाए। तो 7th वाले का करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर 7th क्वेश्चन। चलिए 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें दिया है 2 सिलेंडर हैं जहां पर हमने क्या कर रखा है, पिस्टन लगा रखे हैं जिनका रेडियस हमें आर भी दे रखा है और इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दिया है हमने और कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन किया है। और ध्यान दीजिएगा एक और बात यहां पे बोली है क्या, हाँ द चेंज इन देयर इंटरनल एनर्जी इज द सेम। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है इसका मतलब जो वर्क डन है वो भी सेम है। तो वर्क डन को किस तरह से लिखा है, तो वर्क डन को आप चाहें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से लिख सकते हैं, प्रेशर सेम रखा और एरिया इंटू जो डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन है उसको यूज किया और उससे जो आपका करेक्ट ऑप्शन आता है वो आ रहा है 3/4। तो 8th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है 3/4। चलिए फिर है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई जो आपका इक्विलिब्रियम अटेन होगा वहां पर प्रेशर क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रेशर एट दैट पॉइंट। तो किस तरीके से उसको अप्रोच किया, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है उस बात को ध्यान में रखा और देन फ्रॉम दैट वी हैव कैलकुलेटेड द प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर सेम। ठीक है, तो उससे 1.6 ATM जो वैल्यू है वो निकल के आई, यानी 9th क्वेश्चन के लिए द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे 10th क्वेश्चन है। यहां पे लॉ ऑफ जो आपका पीरियड्स है, केपलर का जो थर्ड लॉ है वो यहां पे यूज कर रहे हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स। उसको जब सॉल्व किया तो लॉ ऑफ पीरियड लगाया और ध्यान दिया कि जो वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है वो है 88 अर्थ डेज। ठीक है, वही सिंपल लॉ ऑफ पीरियड लगाया उससे 88 यानी 10th का सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। वहां पे आपका जो LCR सर्किट है उसके तीनों एलिमेंट के जो इंडक्टिव जो आपके रिएक्टेंसेस हैं वो भी दे रखे हैं, रेजिस्टेंस भी दे रखा है। उसको यूज करके सबसे पहले इंपेडेंस निकाला और इंपेडेंस की वैल्यू जो आएगी वो 20√2 आई एंड फेज डिफरेंस जो है वो 45 डिग्री का R/Z यूज करके निकाला। उसको यूज करके क्योंकि वोल्टेज का RMS वैल्यू दिया था तो Z की वैल्यू से डिवाइड करके करंट की RMS वैल्यू आ गई एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। 11th का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है विच इज 7.8 एम्पियर एंड 45 डिग्री। चलिए उसके बाद है 12th सवाल में देखिएगा, सिंपल सवाल है। रेजिस्टेंस है जिसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और फिर उनके 2 हिस्से बनाए, उनको 4-4 के पेयर में पैरेलल लगाया और देन उनको सीरीज में कनेक्ट किया है। तो सिंपल बात है, प्रोपोर्शनैलिटी है तो R/8 जो है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 का, फिर उनको पैरेलल में लगाएंगे तो वो और 4 भाग कम हो जाएगा यानी R/32 हो जाएगा और सीरीज में दोनों को जोड़ देंगे तो R/16 यानी 12th के लिए 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद है उसके बाद आइए 14th क्वेश्चन में। 14th सिंपल क्वेश्चन है। चार्ज अगर किसी अनचार्ज बॉडी को हम टच कराते हैं तो चार्जेस दोनों के आधे हो जाते हैं, टोटल चार्ज का आधा हो जाता है। तो उससे आप देखेंगे जो चार्ज पहले एक के साथ मतलब टच कराया तो चार्ज हो गया Q/2, दूसरे के साथ टच कराया तो 3Q/4 एंड द फाइनल वैल्यू इज 3F/8। तो ये यानी 14th का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है 3F/8। ठीक है 15। अच्छा मैं इसलिए पेपर यूज कर रहा हूं ताकि कोड का कोई पंगा ना रहे कि कौन से कोड की आंसर की है। डायरेक्ट पेपर खोलिए और इसमें देख लीजिए आपका कौन सा करेक्ट, मतलब आपका जो कोड है उसके हिसाब से मैच कर लीजिए। 15th है, यहां पर हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द फाइनल मेजरमेंट, जहां पे हमें वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है और उसके लिए जो वैल्यूज हैं वो दे रखी हैं। वर्नियर कैलिपर के अंदर हमें 9 मतलब जो 10V = -9 दे रखा है, लीस्ट काउंट निकाला S/10 आया, S की वैल्यू 0.1 थी उसको यूज किया और यहाँ पे 0 एरर भी है, देखेंगे तो 0 एरर इज पॉजिटिव, इसका मतलब लास्ट में से वो सब्ट्रैक्ट होगा और उससे 4.98 यानी 15th का 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए देन वी हैव टू टेक 16th क्वेश्चन। सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन को t = x² + x को हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, उससे v = 1/2x + 1 मिल गया अपने को एंड फिर उसको दोबारा v dv/dx करके डबल मतलब एक बार dv/dx निकालेंगे और एक बार v ले लेंगे, मल्टीप्लाई करने से विल गेट द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x। तो 16th का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद अ कांस्टेंट फोर्स, यानी हमें बोर्स थ्योरी में वो जो इनिशियली हम फोर्स का रिलेशन मानते हैं सेंट्रीपिटल लिखते टाइम, उसमें हम कहीं ना कहीं रेडियस डिपेंडेंट यानी डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स होती है, वो आपका जो कूलम्स लॉ है उसमें आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है फोर्स। तो उस पॉइंट पे आप नोटिस करेंगे तो वहां जो रिलेशन बनेगा वो आपने फॉर्मूला रट रखा होगा, ठीक है, लेकिन वो यहां काम नहीं आएगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में चेंज कर दिया कि भैया अब जो लॉ है उसमें फोर्स पे डिपेंडेंट है। तो सिंपल कुछ नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r को लिखा F और क्योंकि F कांस्टेंट है तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो आप देख लीजिए जहां v² जिस फॉर्मूले के अंदर v² और
आर की प्रोपोर्शनलिटी मिले वो ऑप्शन करेक्ट है, और ऐसा कहां हो रहा है? फोर्थ वाले में। ठीक है, तो जो आपका 18th क्वेश्चन है उसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन है आपका जो वर्टिकल सर्कल है, और उसमें वर्टिकल सर्कल में हम फोर्स और एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, टेंशन को जीरो मानते ही स्लैग जहां पे हो रहा था, तो वी ऑब्टेन्ड दी v विच इज दी वेलोसिटी एट व्हेन द स्ट्रिंग बिकम स्लैग, और वो है gr sin थीटा। फिर उसको अपन ने जो v नॉट स्क्वायर था अपना, वो जो इनिशियल वेलोसिटी दी है, जो अब हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स की जो एनर्जी की इक्वेशन लिख के, तो वो जो v नॉट स्क्वायर मिला दोनों को डिवाइड किया और थोड़ा बहुत इधर उधर जुगाड़ करके जो आपका लास्ट ऑप्शन आया वो 19th का फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज sin थीटा अपॉन 2 + 3 sin थीटा का होल रूट है, वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो 19th के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 20 देखते हैं भाई। 20 में अगर आप नोटिस करें तो अपने को ये जो अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें एक सवाल, मतलब सवाल कह रहा हूं, टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। उसमें दो डायोड्स होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो यहां पे आप नोटिस करिए ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है, यानी दो डायोड्स लगा रखे हैं, ज्यादा उस टॉपिक में नहीं जाते। और यहां पे ये हमारा इनपुट है। अब इनपुट पॉजिटिव साइकिल में है कि नेगेटिव साइकिल में, वो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले ये इक्वेशन थी, उससे मैंने टाइम निकाला। तो जो टाइम की वैल्यू निकली, एक मिनट, 21 कहीं तो लिखा होगा, नहीं लिखा है, चलिए कोई नहीं, होगा वैसे कहीं, लेकिन गायब हो गया, कोई नहीं। तो अगर आप उसको देखेंगे 20 कौन सा है, हाँ ये रहा है, देखिए ये रहा। तो यहां पे अपने ने सबसे पहले टाइम पीरियड निकाला, तो वो आया 20 मिलीसेकंड। 20 मिलीसेकंड का 20 मिलीसेकंड का मतलब क्या है? अभी हमारा जो सर्किट है वो पॉजिटिव साइकिल में है कि नेगेटिव हाफ साइकिल में? तो आप देखेंगे तो वो सेकंड साइकिल में, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में। और नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो D1 विल बी रिवर्स बायस एंड D2 विल बी फॉरवर्ड बायस। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन। बलून, इसके बारे में एक रिलेशन दे रखा है। देखिए, डोंट ट्राई टू सॉल्व दिस इन टर्म्स ऑफ, आप इसको क्रिटिकली इस तरीके से सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा कि ये कोई क्या बोलते हैं, बलून का क्वेश्चन है। दिस इज अ डायमेंशनल एनालिसिस क्वेश्चन, जहां पे आपका जो डायमेंशन का एप्लीकेशन है उसको एनालाइज करते हैं। तो आप सिंपल है, जिस चीज को एस्टैब्लिश करना है, यानी सरफेस टेंशन T जो है, एक मिनट रुकिएगा, नहीं टाइम T, सॉरी, तो जो टाइम T है, वो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में भावनाएं मिक्स हो गई, कोई नहीं। तो वो जो आपका रिलेशन है, एंड T को हमें रिलेट करना है S टू द पावर अल्फा, A टू द पावर बीटा एंड रॉ टू द पावर गामा, R टू द पावर डेल्टा। अब ये जो रिलेशन एस्टैब्लिश होंगे, सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मान लेंगे, और प्रोपोर्शनलिटी मान के LHS और RHS के डायमेंशनल इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। सॉल्यूशन बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको लिखा नहीं, सीधा बता देता हूँ। 21st का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है बाबू। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 22 में माइक्रोस्कोप हमें दिया है, और माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आईपीस का फोकल लेंथ दिया है, और लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखी है। सिंपल सा सवाल है, एनसीईआरटी में फॉर्मूला है, वो है L/FO इंटू D/FE। सारी चीजें दी हैं, उठा के पुट कर दीजिए, 125 विल बी गेटिंग दी आंसर। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, फिर 23 को देखिएगा। 23 में हमें क्या बोला है? टू आइडेंटिकल पॉइंट मास है सस्पेंडेड फ्रॉम अ सेपरेट मास स्प्रिंग। तो मास स्प्रिंग से अगर वो सेपरेट, उनको मतलब कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट अपने को पता है कि K1 K2 दे रखा है, और एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले m⍵² K के बराबर होता है, और जो आपका ओमेगा है, ठीक है, जो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हम उसके थ्रू भी जा सकते हैं, और डायरेक्ट वी कैन कोरिलेट दी एम्पलीट्यूड ऑल्सो, डायरेक्ट उसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? डायरेक्ट कोरिलेट किया, एंड फॉर दैट हमें मिला 23 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, विच इज √K1/K2। किस तरीके से वो लिखा है वहां पर? ठीक है, देखिए, जो जिस पॉइंट, यहां जो क्रिटिकल चीज है वो है कि मैक्सिमम स्पीड सेम है, और मैक्सिमम स्पीड जो आपका जो फॉर्मूला होता है वो ओमेगा, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, अब वो दोनों सेम है तो इक्वेट कर दीजिए, और जो आपका K है, मतलब जो आपका ओमेगा है, वो K के टर्म्स में मैंने यहां पहले वाले पॉइंट पे निकाल लिया। इससे यानी 23 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बताइए, वो वही प्रॉब्लम है टीचर की, वो फिर भावनाओं में घुस के समझाने लग गया मैं, कोई नहीं, वापस आते हैं। ठीक है, इतना एंटर नहीं करेंगे। 24 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट, ठीक है, इसके बीच में ये दे रखा है, और बोला है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, बट कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं कि चार्ज कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑब्वियसली बात है, वो चेंज होगी, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो डेफिनेटली यहां पर नॉन जीरो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, और सबसे ज्यादा कहां पे होगा? तो पेरीफेरी क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 24 का करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। ठीक है, देन 25th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दे रखा है, चेंज इन पोटेंशियल, सिंपल सा फॉर्मूला होता है PE cos θ1 minus cos θ2। सिंपल सारी चीजें गिवन है, पुट कर दीजिए। द वैल्यू विच यू विल ऑब्टेन इज 25th का आंसर है थर्ड, विच इज 1 जूल।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th। यहाँ हाँ ये वाले, सॉरी 26th में नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम नहीं है, चलिए वो तो अगला वाला है शायद, वो पोलराइड वाला। देयर आर टू इंक्लाइंड सर्फेसेस यहाँ पर दे रखा है अपने को, जिनमें एक रफ है और एक में अपना क्या स्मूथ सरफेस है, और हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है रफ सरफेस के लिए। तो सिंपल वही जो वेलोसिटी, जो टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g यानी √2h/a द नेट एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो जहां नहीं लग रहा होगा फ्रिक्शन वहां g sin 45, जहां लग रहा होगा वहां g sin 45 माइनस म्यू जी cos 45। तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो म्यू की वैल्यू आती है 0.75, यानी 26 के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है विच इज 0.75। देन 27 डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ सिंपल सा है भाई, n = 2 स्टेट के लिए, और उसने बोर रेडियस दे रखा है 0.052 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में अपने को पता है क्या होता है, इस वैल्यू को मतलब उसने पहले से दे रखा है। और यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो सिंपल डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है h/mv। यूजिंग दैट n = 2 के लिए अपना जो mv मतलब क्वांटिटी है उसको अपने कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो अपने बोर्स थ्योरी लगाएंगे और सेकंड पोस्टुलेट जो है बोर का एंगुलर मोमेंटम का, उसको यूज करके मोमेंटम पार्ट निकाल कर यहां पर पुट कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो 27th का थर्ड ऑप्शन 0.67 नैनोमीटर इज द करेक्ट वन। देन 28th द सन रोटेट्स। फिर यहां पे ध्यान देंगे, इस ये क्वेश्चन वैसे किस चैप्टर का है, क्या ये ग्रेविटेशन का है, नहीं दिस नॉट अ ग्रेविटेशन। ये जो आपका सवाल है 28th वाला वो बिलोंग करता है, एक ही मिनट रुकिएगा, 28th हैव नॉट रिटन, कोई दिक्कत नहीं। 28th वाला जो सवाल है वो इस पॉइंट पर बिलोंग करता है 28th वाला, कि आपका जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। और उसी बात को यूज करते हुए यहां पर 28th के लिए फर्स्ट ऑप्शन यानी 108 डेज कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो 28th का फर्स्ट ऑप्शन। 29th में सिंपल सवाल है, एरर दे रखा है, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, 13% आंसर है। 29th का फोर्थ ऑप्शन यानी 13% ऑप्शन करेक्ट है। देन 30 है अपने पास एप्सिलॉन नॉट a बाय, जहां पे d1/k1 प्लस d2/k2 इस तरह से कैपेसिटेंस अपने लिखते हैं। और एक और ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन लेंथी भी है और डिफिकल्ट इसलिए है बिकॉज ये जो सेपरेशन गिवन है, जिस जो मतलब दो डायलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट किए हैं उनका, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो आपको डी सेपरेशन पूरा नहीं मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं एयर वाला जो रीजन है वो खाली है, कुछ पार्ट बचा हुआ है। तो उसको जब मैंने इंक्लूड किया और सॉल्व किया ये अपना, तो उससे एक k की वैल्यू और जो वहां रिलेशन गिवन था उससे 8/3 आया। 8/3 का मतलब 2.67 एंड आई हैव टेकन द 2.66, यानी 38th क्वेश्चन जो 30वां सवाल है उसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट है 31st है बॉल ऑफ मास 0.5 kg, ये वो दे रखा है, ड्रॉप किया, एक को 40 से एक को 10 से। सिंपल इम्पल्स क्या पूछ रहा है भैया, इम्पल्स पूछ रहा है। इम्पल्स मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकाला तो 21 न्यूटन सेकंड आया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रहा उसका फॉर्मूला मतलब रिजल्ट दे रखा है, देख लीजिएगा। देन 32nd क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, पहले आपका जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें एक बढ़िया क्वेश्चन है, बस खाली डेटा वैल्यूज चेंज की हैं, सॉल्व किया होता तो ये हो गया होता। ठीक है, और वहां पे ये रहा इसका सॉल्यूशन कि रिलेटिवली एक बार जब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मूवमेंट हो रहा है तो रिलेटिव स्पीड्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो जो आपकी रिलेटिव स्पीड है वो सबट्रैक्शन से मिलता है। ठीक है, तो अब इस केस में आप नोटिस करो, ये जो मतलब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है 32nd वाला, इसमें इक्वेशन बनाई v + 60 10/60 vt/60। ठीक, अब ये दोनों इक्वेशन को एक बार डिवाइड किया तो डिवाइड करने से जो रिजल्ट मिला, ठीक है, उससे पहले v मिल गया और v की वैल्यू आई 120, दोबारा उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन विच यू आर गेटिंग इज 32 के लिए फर्स्ट 15 मिनट 120 km/h। ठीक, चलिए 32nd क्वेश्चन यानी फर्स्ट ऑप्शन, 32nd के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फिर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 34th है, सिंपल सा एक सर्किट का पाथ दे रखा है और वहां पे एक इंडक्टर कनेक्ट कर रखा है। नोटिस करिएगा जो इंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू 1 हेनरी है और यहाँ जो करंट है वो बढ़ रहा है 1 एम्पियर पर सेकंड से। इसका जो सर्किट सिंबल बनाया है वो ये रहा, और यहाँ पे कैसे इस इंडक्टर को चेंज करते हैं तो फॉर्मूला होता है LdI/dt, सिंपल लगाया बैटरी का और किरचॉफ का जो ओपन लूप रूल है लगाकर। 34 के लिए फर्स्ट ऑप्शन यानी 10 वोल्ट करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 35th देखिए। 35th में हमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन देख के डराना लगेगा बिकॉज कर्व इतना ऐसा दे रखा है, बट आप उसको ध्यान से अगर धीरे से पढ़ें पूरा तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर हमें बोला है कि जो सैंड है वो बाहर निकल रही है, तो सैंड जब बाहर निकलेगी तो ऑब्वियसली बात है मास कम होगा। ठीक है, और मास अगर कम होगा तो ओमेगा इंक्रीज होना चाहिए। अब ओमेगा इंक्रीज होगा तो एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 35th का एक मिनट रुकिएगा, 30 हाँ यार
तो m ओमेगा स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट k के बराबर होता है, तो m घट रहा है ओमेगा बढ़ेगा क्योंकि सैंड निकलती जाएगी, और ओमेगा बढ़ रहा है तो a कम होता जाएगा। यानी कर्व वो वाले चूज कर लीजिए जहां पर दोनों अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, एक बढ़े और एक घटे। सिंपल, कौन सा? थर्ड, यानी 35th का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 35th का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स मूव डाउन टू 36th क्वेश्चन। ठीक है, ये सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 36th वाला। उसमें आपको फ्लक्स दे रखा है पहले से, उससे आप एरिया निकाल लीजिए। एंड दूसरा जो आपका जो क्या बोलते हैं, जो आपका m होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसका फॉर्मूला I इंटू ए होता है, करंट इंटू एरिया। तो एरिया एक से मिल जाएगा और करंट अपने इलेक्ट्रॉन को यूज करके पुट कर देंगे। बाय दैट वी आर गेटिंग दी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, विच इज HE अपॉन 2πm। 36 के लिए HE अपॉन 2πm, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, 37 देख लीजिए, सिंपल सा रिजल्ट है g अपॉन 1 प्लस h बाई आर होल स्क्वायर, उस पर डिपेंड करता है। और रेडियस क्योंकि हाइट बहुत बड़ा है, r/3 के बराबर है, इसलिए अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट यूज नहीं कर सकते। उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से 37 की जो वैल्यू मिली है ये देख लेंगे यहाँ पे, वो आया है 27 न्यूटन। ठीक है, 37 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, 38th वाला जो ऑप्शन है उसको अपने अभी अलग से उठाएंगे बिकॉज ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बता देता हूं सॉल्व करके, जो आया 38th का थर्ड ऑप्शन है। बट स्टिल ये वाले क्वेश्चन पे अभी भी मैं एक बार और फिर से थोड़ा जोर देना चाहूंगा और इसको अलग से आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 48th क्वेश्चन। तो 48th के अंदर सिंपल है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के लिए फोटोन की एनर्जी hc बाई लैम्बडा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी आप कैसे लिखेंगे, तो h अपॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ यूज कर लेते हैं, √2me डिवाइड कर दिया, उससे वी आर ऑब्टेनिंग दिस द फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 40 जो है उसका, एक मिनट, इसका हाइयर सोल्यूशन है, तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है फोर्थ ऑप्शन, 40 का फोर्थ ऑप्शन। फिर है अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रैवलिंग इन एयर इंसिडेंट ऑन अ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73 ब्रूस्टर एंगल पे। तो पहले क्या किया, एट ब्रूस्टर एंगल बोल रखा है। ब्रूस्टर एंगल पे होता क्या है, तो सबसे पहले ब्रूस्टर एंगल कितना होता है, तो tan थीटा इक्वल टू आपका जो tan थीटा, जो थीटा है वो आपका ब्रूस्टर एंगल है, एंड दैट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर के रिस्पेक्ट में डील कर रहे हैं, वहां पे जो रिफ्लेक्टेड रे होती है कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, तो वही उसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो सेकंड ऑप्शन जो है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री। ठीक, उसी को ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं अपने। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं भाई, 60 पे आएगा तो 60 पे जाएगा, सिंपल। तो 41 के लिए, 41st के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देन 42nd देखना, वहां पे यूनिफॉर्म रॉड दे रखा है अपने को, और क्योंकि वो वहां पे स्टे कर रहा है तो हम ट्रांसलेशन और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की मदद से जो वैल्यू मुझे ऑब्टेन हुई 42 के लिए, दैट इज द थर्ड ऑप्शन विच इज 100√3 न्यूटन। ठीक है, चलिए उसके बाद है 43rd में 3 डिफरेंट अपने पास मटेरियल हैं, जिनको मटेरियल मतलब 3 डिफरेंट अपने पास रॉड्स हैं, इनकी कंडक्टिविटी अलग अलग है। सबसे पहले क्या किया, इनका जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो 3k/2 मतलब निकाल लिया, और फिर जो थर्मल करंट है वो पहले वाले में और थर्ड वाले में और पूरे रॉड में वो कैलकुलेट मतलब उनको इक्वेट कर दिया। उसको इक्वेट करने से जो T1 और T2 टेम्परेचर की वैल्यू मुझे मिली है 5T/2 एंड 3T/2, जब उसको डिवाइड किया तो करेक्ट ऑप्शन विच आई हैव ऑब्टेन, जो करेक्ट ऑप्शन मुझे यहां पर ऑब्टेन हुआ है वो है आपका फोर्थ, यानी 43rd का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ, विच इज 5/3। उसके बाद है 44th क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन सिंपल सा है, वहां पे जो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है वो लगाना है, और वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज, मतलब एनी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसी को यूज किया, सिंपल सा था। तो 44th का थर्ड ऑप्शन यानी 2/3 करेक्ट है। उसके बाद 45th है, जहां पे रिमूव्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिमेनिंग मास का, और जो पूरा जो मतलब जो रिमेनिंग मास है उसका और जो रिमूव किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है। तो यहाँ ये मैटर करता है भाई क्या निकाल रहे हैं आप। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगाना पड़ेगा, और ऑब्वियसली बात है जो मास है वो भी कोरिलेट करना पड़ेगा कि पूरे का मास m, तो वॉल्यूम पे डिस्टेंस पे m/8। उसको जब सॉल्व किया तो पूरा सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट मुझे मिला लास्ट में, दैट इज 7/57, यानी 45th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ, विच इज 7/57। एंड डोंट वरी, द पेपर वॉज बिट डिफिकल्ट, लेंदी, बिकॉज आप सिर्फ फिजिक्स को ध्यान में रख के नहीं सॉल्व करेंगे, आपके लिए पूरा पेपर है, ऑब्वियस सी बात है। एंड टाइम कंज्यूम भी ज्यादा हुआ, कैलकुलेटिव भी था, तो डोंट वरी अबाउट द कट ऑफ, बिकॉज ये जो सिचुएशन है ये सबके लिए क्रिएट हुई, सिर्फ आपके लिए नहीं। क्योंकि जो भी पेपर पैटर्न आपने अब तक फॉलो किया होगा उसमें बेसिकली विल बी डेफिनेटली फोकसिंग ऑन कि जहां बायो जल्दी हो जा रहा है, केमिस्ट्री, क्योंकि अब तक पैटर्न यही था, अब थोड़ा सा चेंज किया है, तो डोंट वरी, सबके लिए सेम तरीके से डील होने वाला है। तो किसी को रोने, हताश होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट हैव पेशेंस, बिकॉज वंस एवरीथिंग विल बी, जब आपका कट ऑफ ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी तो यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। हैव दैट मच पेशेंस। थैंक यू वेरी मच। इस आंसर की को देख लीजिए, और एक क्वेश्चन जो मैंने कहा दैट विल बी टेकन सेपरेटली, बिकॉज उसमें मुझे एक एम्बिग्विटी अभी भी लग रही है।
ठीक, तो मैं और उसके लिए एकदम श्योर होना चाहता हूं, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। मेरा नाम अभिषेक गौतम, चैनल पीएन जंक्शन। एक बार जरूर ओपन करके देखिए सो दैट पता चले कि आगे की तैयारी या आगे की बातें किस तरह से होने वाली है। थैंक यू। देखिए, जो 13th वाला क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या है? नॉर गेट। सिंपल ट्रुथ टेबल बना लीजिए या तो बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो लिख लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो जो 13th क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 13th क्वेश्चन। चलिए, जो आपका 17th वाला क्वेश्चन है उसको देखिएगा। 17th वाले में हमें रिलेशन मतलब जो कर्व है, 4 कर्व है, उनमें से कौन सा सही कौन सा गलत ये बताना है। पहला बोलता है फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नोटिस करेंगे फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस कर्व में कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले में इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब पहला सही तो दूसरा ऑब्वियस ही बात है रॉन्ग होगा। थर्ड वाले में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और फोटो करंट में कोरिलेशन नहीं होता, इसीलिए जो थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन, हाँ इंटेंसिटी में जरूर रिलेशन होगा बट इन दोनों में फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 17th के लिए द करेक्ट वन बी ऑप्शन नंबर सेकंड, ए ओनली, यानी सिर्फ वही वाला जो कर्व है आपका वो सही है, बाकी नहीं। देखिए, जो 33rd क्वेश्चन है उसको देखिए, बड़ा ही लेंदी और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। इसमें आप नोटिस करिए तो उसने जो हमें कितना मास बाहर निकल गया वो अपन से पूछा है। अब वो निकालने के लिए ऑब्वियस ही बात है कि हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने एक्सचेंज हो रहे हैं वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर है सेकंड सिचुएशन में आप देखेंगे वो 11 एटमॉस, जो आपका गेज प्रेशर है वो 11 है, तो उसमें पहले 1 ATM ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा? 12। और नोटिस करेंगे तो हमें जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स होगा P2V2 अपॉन RT2, और उसमें देखिए तो प्रेशर की जगह पे ये वैल्यू 12 × 10⁵ और वो 1.01 भी यूज करना पड़ेगा। वो कन्वर्जन देखना पड़ेगा, उन्होंने टाइम पास करने के लिए नहीं दिया है, तो ये 1.01 अपन को लिख के करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जब पुट किया तो जो नंबर ऑफ मोल्स आपके मिल रहे हैं वो नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पर, ठीक है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स निकाले, इनिशियल से उसको सब्ट्रैक्ट किया और मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया, तो जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 33 का वो है फोर्थ ऑप्शन। 33 का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, जो 39th क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। उसने जो इंटेंसिटी दे रखी है, पोलराइड्स लगा रखे हैं 22.5 डिग्री के एंगल पर। जो इनिशियल आपकी जो रे आ रही है पहले पोलराइड से निकलने के बाद उसकी इंटेंसिटी I0 है, और आप नोटिस करिए जब वो रे दूसरे वाले पोलराइड से पास कर रही है तो इंटेंसिटी हो गई लॉ ऑफ मेलोस के थ्रू I0 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। जब उसके अगले वाले से पास कर रही है तो वो हो गई cos स्क्वायर 90 - 22.5 डिग्री, यानी वो बन गया sin स्क्वायर 22.5 अब ऊपर 4 नीचे, मतलब 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया और फिर जो आपका sin 2 थीटा इज टू sin थीटा cos थीटा रिजल्ट को यूज किया। द फाइनल आंसर इज I0/8, एंड जो 39th का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। क्या? I0/8।